अर्धकाय महावीर, चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्य हम। आधे शरीर वाले महावीर, सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाले राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा राहु अब जाग चुके हैं, और राहु का जागना मतलब हमारे भाग्य का जागना, आप ऐसा समझ सकते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दुनिया में जहां जहां हमारी नजर जाती है, जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। और अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन को बनाना, यानी गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, ऐसो आराम के साधन, तो वो राहु के बिना संभव नहीं है। राहु एक स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन हमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी देते हैं। कुछ कर गुजरने की शक्ति ये हमें इस कलयुग में राहु ही प्रदान करते हैं। और कहा जाता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में राहु ही हमें दे सकते हैं। राहु के पास सर है, दड़ नहीं है, दिमाग है, और वो जब देने लगते हैं छप्पर फाड़ के दे देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। दोस्तों, कौन है राहु? कुछ विद्वान राहु को मानते हैं आध्यात्मिक अंधकार, तो केतु को मानते हैं प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं, छाया ग्रह हैं, शैडो प्लेनेट हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है, उन्हें ऐसो आराम पसंद है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, यह राहु की एक प्रवृत्ति होती है। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, जो व्यक्ति राहु प्रधान के होते हैं, जिनकी कुंडली में राहु महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा एकांत पसंद करते हैं, अपने आप में ही वो खोए रहते हैं, लेकिन स्वार्थी भी होते हैं। अपना काम निकल गया, बस खत्म। और यह हकीकत है इस दुनिया की, जो व्यक्ति जितना स्वार्थी होता है, एकांत प्रिय होता है, अपने काम से मतलब रखता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब भी बनता है। यह दुनिया की हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो राहु अब जाग चुके हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय बहुत सी चीजें निकली थी। ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला, धन्वंतरी निकले, मां लक्ष्मी निकली, कालकूट विष भी निकला, और अमृत भी निकला। तो विष तो भगवान शिव ने मानव जाति के कल्याण के लिए ग्रहण कर लिया, खुद पी गए। और जब अमृत की बारी आई तो देवताओं और दानवों ने अमृत पीने के लिए एक बहस छिड़ी। अब उस बहस में दानव तो हजारों थे, लेकिन एक दानव को प्रबल इच्छा हुई अमृत पान करने की, तो उसने देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। अब गर्दन कटी तो कटी, लेकिन श्री हरि विष्णु के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद उसने चखा। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज प्राप्त करनी है तो करनी है, दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमें राहु ही दे सकते हैं। तो राहु के इस जागृत अवस्था का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 30 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन राहु ने 18 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए। कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है। राहु का शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। राहु की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि है। राहु इस राशि में आने के लिए लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो 30 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में आ गए और मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में ये विराजमान हुए। लेकिन जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था 30 मई 2025 को वो कुंभ राशि में आए,
उस समय उनकी डिग्री थी 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर राहु अपनी वृद्धावस्था में होते हैं। अब एक वृद्ध व्यक्ति से हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि ज्ञान बल से वो हमारी मदद कर सकते हैं, बुद्धि बल से वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक बल उनमें नहीं होता। अब राहु जाग चुके हैं। 3 सितंबर 2025 को राहु 24 डिग्री पर आ गए, और 24 डिग्री में राहु अपनी युवा अवस्था में होते हैं, यौन अवस्था में होते हैं। अब जैसे जैसे राहु की डिग्रियां कम होगी, उनकी अवस्थाएं बदलेगी। वो अब यौन अवस्था में चल रहे हैं, उसके बाद वो कुमार अवस्था में आएंगे, उसके बाद वो बाल अवस्था में आएंगे। तो जैसे जैसे इनकी अवस्थाएं बदलेगी, इनकी डिग्रियां कम होगी, वैसे वैसे राहु जागृत होते जाएंगे। यानी 2025 के लगभग 3.5 महीने और 2026 का पूरा साल, इन 16 महीनों में राहु की जागृत अवस्था का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। दोस्तों, राहु 30 मई 2025 से पहले आपके कर्म भाव, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चल रहे थे, शत्रु राशि में थे। क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और राहु एक दैत्य ग्रह है। देवताओं और दानवों के बीच कब बना है? तो राहु अपनी शत्रु राशि में चल रहे थे और मिथुन राशि वाले जातकों के दसम भाव में, कर्म भाव में चल रहे थे। तो यहां पर विकट परिस्थितियां आपने देखी होगी इन 18 महीनों में। कर्म का साथ नहीं मिला होगा, मेहनत लगातार आप कर रहे थे, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिला। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। यानी 4 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आज 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले अब दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे। दूसरा, गलत लोगों के साथ आपकी संगत बनी हुई थी, नशे के शिकार आप हो गए थे, देर रात तक घर से बाहर रहना, ऐसी प्रवृत्ति आपकी बन गई थी। तो यह समय 18 महीने आपने फेस किया होगा। भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, पारिवारिक समस्या बनी हुई थी, पति पत्नी में अलगाव बना हुआ था, भाइयों के साथ विरोध चल रहा था, पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग आपकी बातों को समझना कुछ और चाह रहे थे। ऐसे में लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब हुए। तो 30 मई 2025 से पहले 18 महीने इस समय ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी। तब राहु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर थी। तो माता के स्वास्थ्य से आप चिंतित थे। दूसरा, प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा था। जहां भी आप अपना पैसा लगा रहे थे, वो पैसे आपके फंस रहे थे, प्रॉपर्टी में फंस रहे थे। तो ऐसी समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन अब राहु आपके भाग्य भाव में आ गए और शनिदेव की कुंभ राशि में, अपने सबसे प्रिय राशि में ये विराजमान हुए 30 मई 2025 को। लेकिन 3.5 महीने तक, अभी चल रहा है सितंबर का महीना, तो राहु वृद्ध अवस्था में थे, इनका शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब राहु जाग चुके हैं, तो इसका मतलब भाग्य का जागना। तो भाग्य भाव में अपनी प्रिय राशि में है, तो अब आपके जीवन में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन में ग्रोथ भी करेंगे, व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास जागृत होता है, तभी भाग्य का निर्माण भी होता है। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपको मिल सकती है, कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, भागीदार के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर के भाग्य का निर्माण इन 16 महीनों में आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु अब आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं और अब जाग भी चुके हैं। तो अब ये आपके भाग्य भाव में, तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके लग्न भाव पर।
तो निश्चित मानिए यह भाव आपके व्यवहार का है, आपके आचरण का है, आपके चरित्र का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, आपके स्वभाव का है। तो निश्चित तौर पर राहु इस समय आपके स्वभाव में एक शालीनता उत्पन्न करेंगे, आपके चरित्र में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। जो वाणी दोष बना हुआ था उस वाणी में अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेंगे और आपके अंदर एक वाणी कुशलता को देंगे और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी कूटनीति सिर्फ और सिर्फ राहु आपको देंगे। यह भाव आपके स्वास्थ्य का है। तो इससे पहले स्वास्थ्य में विकट परिस्थितियां बनी हुई थी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, बीपी, डायबिटीज इससे संबंधित, और आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे। इस प्रकार की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों से आपको अब राहु मुक्त करने वाले हैं। राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है, साहस का माना जाता है, आत्मविश्वास का माना जाता है, कॉन्फिडेंस का माना जाता है। और यह भाव भाई बहनों का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का यह भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और जब भी जीवन में आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, हम कुछ नया कर लेते हैं। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, भाई बहनों के साथ एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा ग्लैमर के क्षेत्र में। और अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कार्य करने जा रहे हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसमें भी राहु की यह स्थिति अति महत्वपूर्ण होगी। अब राहु की नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। तो आपके संतान के लिए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। 3 सितंबर से ही यह स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, क्योंकि राहु विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। यह जातक के विदेश जाने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, खोल देते हैं। तो आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या आप खुद जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपका बहुत बढ़िया रहेगा। यह भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। जिससे भी आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। जो व्यक्ति अविवाहित है, शादी के प्रस्ताव भी आएंगे। पति पत्नी में कलह का वातावरण बना हुआ था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर राहु तो माने ही इसलिए जाते हैं जीवन में कब क्या कर दें, क्योंकि राहु एक रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। जीवन में कब क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता। तो राहु की यह स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छी है। तो कुल मिलाकर के कलयुग के राजा का जागना और 3 सितंबर 2025 से लेके 2026 का पूरा साल यानी 16 महीने आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में राहु से संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लें। आपको पता है राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ। आपको पता होगा जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, तब बनता है काल सर्प योग। क्योंकि राहु और केतु, राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प की पूंछ है। तो एक सर्प मुख से लेके पूंछ तक कुंडली मार करके समस्त ग्रहों की शक्तियों को वो खत्म कर देते हैं। तो अगर आप नाग गायत्री मंत्र का नियमित उच्चारण करेंगे, ओम नवकुलाय विस्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करेंगे तो निश्चित तौर पर राहु की कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। और एक महत्वपूर्ण उपाय, आपके घर में पूजा पाठ का एक स्थान तो होगा, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति भी होगी, तस्वीर भी होगी। आप एक मयूर पंख से बना पंखा होता है बाजार से, आप लेकर के आ जाए और जब भी आप पूजा करते हैं भगवान शिव की मूर्ति पर उस मयूर पंख से बने पंखे से नियमित हवा दें, क्योंकि मोर सर्प को खत्म कर देता है और राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होगी और जहां भी महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर राहु की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक
पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः ये जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।